हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र इतिहास का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है विजयनगर साम्राज्य। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। यहां से प्रश्न पूछे जा चुके हैं। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? हरिहर तथा बुक्का नामक दो भाइयों ने कब किया था? 1336 ईस्वी में। उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का कांपली राज्य में मंत्री थे। मुहम्मद तुगलक ने जब कांपली को विजित किया तब हरिहर और बुक्का को बंदी बना लिया। इन्होंने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया। बाद में उन्हें तुगलक सेनापति के रूप में दक्षिण भेजने का निश्चय किया। हरिहर और बुक्का तुगलक सेना के साथ कांपली आए और उन्होंने कांपली विद्रोह का दमन किया। अंत में एक संत विधारण्य के प्रभाव में आकर पुनः हिंदू बन गए। विजयनगर को संस्थापित करने के लिए हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु विधारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से शिक्षा ली थी। इस साम्राज्य के चार राजवंशों, याद रखिएगा, कालक्रम के रूप में प्रश्न में पूछे जाते हैं। तो संगम वंश, इसके बाद सालू वंश, तुलु वंश और अराविडु वंश। संगम वंश का समय जो है 1336 से 1485 ईस्वी है। सालू वंश का 1485 से 1505 ईस्वी है। तुलु वंश 1505 से 1570 और अराविडु वंश ने लगभग 300 वर्षों तक शासन किया। विजयनगर साम्राज्य की राजधानियां क्रमशः अनिगोंडी, विजयनगर, वेनुकोंडा और चंद्रगिरी थी। 1352 से 1353 ईस्वी में हरिहर प्रथम ने मदुरा विजय के लिए दो सेनाएं भेजी। याद रखिएगा, एक कुमार सबल के नेतृत्व में, दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अडयार ने मदुरा को जीतकर उसे विजयनगर में शामिल कर लिया। उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति के विजय का अपने ग्रंथ मदुरा विजयम में सजीव वर्ण किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। 1377 ईस्वी में बुक्का के मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय, जिसका समय है 1377 से 1404 ईस्वी, सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की और उसने कनारा, मैसूर, त्रिचिन्नापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से जो है राजस्व वसूल किया। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिमी बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक प्रौढ़ देवराय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर जो है अधिकार कर लिया और एक नवीन राजवंश सालू वंश की स्थापना की। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के पुत्र यानी इमाड़ी नरसिंह सालू वंश का जो अंतिम शासक था, इसको पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया और तुलु वंश की नींव डाली। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय सिंहासन पर बैठा। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका भाई अच्युत देव राय हुआ, जिसने 1529 से 1542 ईस्वी तक शासन किया। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। कृष्णदेव राय का शासन काल जो है, याद रखिएगा, विजयनगर में साहित्य का, इस बात को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। विजयनगर कह सकते हैं कि विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है, क्लासिकी युग विजयनगर साहित्य में। और उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि, जिन्हें अष्ट दिग्गज कहा जाता है, सुशोभित करते थे। अष्ट दिग्गज किसके दरबार से संबंधित है, इसको ध्यान रखना है। इसीलिए यानी जो ये अष्ट दिग्गज थे, इसके दरबार को सुशोभित करते थे और इसीलिए इसके शासन काल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्यद थी, जो कि तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। उसने नागलपुर नामक नगर की स्थापना की। उसने याद रखिएगा, हजारा एवं विठल स्वामी नामक मंदिर का निर्माण भी करवाया था। उसके समय में पुर्तगाली यात्री डोमिंगो पायस विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। बाबर ने अपनी आत्मकथा में कृष्णदेव राय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया है। फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के सबसे प्रतापी शासक देवराय सेकंड के शासन काल में विजयनगर आया था। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में नन्नय ने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टीकन के द्वारा, फिर 14वीं शताब्दी में एरन के द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों जो है तेलुगु साहित्य के कवित्रय के रूप में विख्यात हैं। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार
याद रखिएगा, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला। जनवरी 1565 ईस्वी में तालीकोटा के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार यह युद्ध तालीकोटा में लड़ा गया, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी एवं तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। अराविडु वंश की स्थापना 1570 के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके पेनुकोंडा में भी, या पेनुकोंडा में इसकी जो है की थी, इसकी जो स्थापना है। और इसका उत्तराधिकारी जो हुआ था रंग प्रथम हुआ। इसका उत्तराधिकारी पेनुकोंडा में इसकी स्थापना हुई अराविडु वंश की। और किसको? तो तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ करके जो है इसकी स्थापना की थी, और इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। उसने चंद्रगिरी को अपना मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में यह अंतिम वंश था। वेंकट सेकंड राजा वोडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य में राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत जो है भूमि कर था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण किया जाता था। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश तक थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसलों की उत्कृष्टता के आधार पर किया जाता था। शिष्ट नामक कर राय, याद रखिएगा, शिष्ट नामक कर यानी राय रेखा जो है राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। जो शिष्ट नामक कर था राज्य की आय का प्रमुख स्रोत था। केंद्रीय राजस्व विभाग को 58 यानी अस्थवन या अथवन कहा जाता था। हम्पी के खंडहर यानी वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में जो अवस्थित है, विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल के सूची में सम्मिलित है। विठल मंदिर जो है, इसका निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेव राय ने करवाया था। 1509 से इनका जो समय है 1529 ईस्वी है। इस मंदिर में स्थित 56 तख्त, याद रखिएगा, 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। ठीक है, और इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया है, विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? तो आपको मालूम है, हरिहर और बुक्का ने। कब की थी? 1336 ईस्वी में। और उनके पिता संगम के नाम पर उनका वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर और बुक्का कांपली राज में मंत्री थे। प्रश्न संख्या सेकंड है, विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आपको मालूम है, हरिहर और बुक्का। प्रश्न संख्या थर्ड, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी के दक्षिण की समस्त भूमि जो है, कृष्णा नदी से जो दक्षिण की समस्त भूमि है, उस देवता की है? इसका सही जवाब होगा, सही जवाब है हरिहर प्रथम, सी ऑप्शन। देखिए, हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा के दक्षिणी तट पर एक नए नगर यानी विजयनगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया, जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी है, इससे दक्षिण की जो कृष्णा नदी है, इसके दक्षिण के समस्त भूमि उस देवता की है, यानी भगवान विरूपाक्ष की है। प्रश्न संख्या 4 है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी। इनका नाम है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवित्री थी गंगा देवी, बी ऑप्शन, ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 5 है, अच्छा इनके बारे में देख लेते हैं। 1352 से 1353 ईस्वी में हरिहर जो प्रथम है, इन्होंने मधुरा विजय के लिए 2 सेनाएं भेजी थी, एक कुमार सवल के नेतृत्व में, दूसरी कुमार कंपन के नेतृत्व में। कुमार कंपन अड़या ने मधुरा को जीतकर उसे विजयनगर में जो है शामिल कर लिया था और उसकी पत्नी गंगा देवी ने अपने पति के विजय का अपने ग्रंथ मधुरा विजयम में सजीव वर्ण किया है। कुमार कंपन बुक्का राय प्रथम का पुत्र था। प्रश्न संख्या 5 है, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से जो है गोवा को छीना था।
सही जवाब है हरिहर द्वितीय, बी ऑप्शन। 1377 ईस्वी में बुका के मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। उसने कनारा, मैसूर, तिरुचिन्नापल्ली, कांची आदि प्रदेशों को जीता और श्रीलंका के राजा से राजस्व जो है वसूल किया। बहमनी राज्य से भी उसका संघर्ष हुआ। 1377 ईस्वी में सुल्तान मुजाहिद ने उसके राज्य पर आक्रमण किया, किंतु जो है यह सफल नहीं हुआ। हरिहर द्वितीय की सबसे बड़ी सफलता पश्चिम में बहमनी राज्य से बेलगांव और गोवा छीनना था। वह शिव के विरूपाक्ष रूप का उपासक था। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है आपको बताना है। पहला है, नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर जो है सालू वंश आरंभ किया। तो नरसिंह सालू ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर जो है सालू वंश आरंभ किया। क्या यह सही है? दूसरा है, वीर नरसिंह ने जो वीर नरसिंह है, इन्होंने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। तीसरा है, वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके अर्ध भाई अच्युत देव राय थे। तो देखिए इनमें चारों कथन जो है बिल्कुल सही है। चंद्रगिरी के सामंत नरसिंह सालू ने संगम वंश के अंतिम शासक विरूपाक्ष द्वितीय को पदच्युत करके 1485 ईस्वी में सिंहासन पर अधिकार कर लिया और एक नवीन राजवंश सालू वंश की स्थापना की। उसने 6 वर्षों तक जो है शासन किया। वीर नरसिंह ने नरसिंह सालू के पुत्र इमाड़ी नरसिंह सालू वंश का जो अंतिम शासक था, इसको पदच्युत करके सिंहासन पर अधिकार कर लिया और तुलु वंश की नींव डाली। 1509 ईस्वी में उसकी मृत्यु के बाद उसका अनुज कृष्णदेव राय सिंहासनासीन हुआ। कृष्णदेव राय का उत्तराधिकारी उसका चचेरा भाई अच्युत देव राय था, जिसने 1529 से 1542 ईस्वी तक शासन किया। तो उपरोक्त कथन सभी सत्य है। प्रश्न संख्या 7 है, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? आपको बताना है। इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए इसका सही जवाब है कुली कुतुब शाह। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। गोलकुंडा में कुतुब शाही वंश की स्थापना कुली कुतुब शाह ने की थी। जब कृष्णदेव राय उड़ीसा के साथ युद्ध में व्यस्त था, तब कुतुब शाह ने विजयनगर की जो सीमा पर स्थित पांगल और गुंटूर के दुर्ग पर आक्रमण किया तथा वारांगल, कोंडविंदु आदि के किले जीत लिए। इसके पश्चात उसने विजयनगर पर आक्रमण करने का प्रयास किया। कृष्णदेव राय और कुतुब शाह के बीच संघर्ष हुआ, जिसमें कुतुब शाही सेना पराजित हुई। प्रश्न संख्या 8 है, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? सही जवाब है 8 तेलुगु कवि, बी ऑप्शन। कृष्णदेव राय का शासनकाल याद रखिएगा, कृष्णदेव राय का शासनकाल विजयनगर में साहित्य का क्लासिकी युग माना जाता है। उसके दरबार को तेलुगु के 8 महान विद्वान और कवि जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता है सुशोभित करते थे। इसीलिए इसके शासनकाल को तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की उपाधि धारण की थी। अष्टदिग्गज तेलुगु कवियों में पेडाना स्वर प्रमुख था, जो संस्कृत और तेलुगु दोनों भाषाओं का ज्ञाता था। उसकी प्रमुख रचनाएं याद रखिएगा स्वरोचित, संभव और मनुचरित है। कृष्णदेव राय स्वयं एक उत्कृष्ट कवि और लेखक थे। उनकी प्रमुख रचना अमुक्तमाल्या थी, जो तेलुगु भाषा के 5 महाकाव्यों में से एक है। और इसके अतिरिक्त कृष्णदेव राय को कला और निर्माण कार्य में भी रुचि थी। उसने नागलपुर नामक नगर की जो है स्थापना की। प्रश्न संख्या 9 है, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? सही जवाब है कृष्णदेव राय को। 10 नंबर है, अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? अष्टदिग्गज किस राजा से संबंधित थे? तो सही जवाब है कृष्णदेव राय से। आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर है, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? तो तेलुगु का। 12 नंबर है, कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की? कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की?
सही जवाब है नागलपुर। 13 नंबर है विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? सही जवाब है कृष्णदेवराय के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर है अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में? अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था, याद रखिएगा, देवराय सेकंड के राजकाल में, यानी बी ऑप्शन। ठीक है, फारसी राजदूत अब्दुल रज्जाक संगम वंश के शासक देवराय सेकंड के शासनकाल में जो है विजयनगर आया था और इनका कार्यकाल है 1422 से 1446 ईस्वी। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो आपको मालूम है इसका सही जवाब क्या होगा। फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक भारत में किस राजा के शासनकाल में आया था? तो सही जवाब देवराय सेकंड के शासनकाल में। 16 नंबर है निकोलो कोंटी कौन था? निकोलो कोंटी कौन था? तो इटली का एक यात्री था जिसने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। याद रखिएगा, निकोलो कोंटी इटली का एक यात्री था जिसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। निकोलो कोंटी ने नगरों एवं मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों, जो त्योहार थे दीपावली, नवरात्र आदि का वर्णन किया है। इसने दास प्रथा का विस्तृत विवरण दिया है। निकोलो कोंटी ने लिखा है विजयनगर साम्राज्य में विशाल संख्या में दास हैं, जो कर्जदार अपना ऋण अदा नहीं कर पाते हैं, उन्हें ऋणदाता द्वारा अपना दास बना लिया जाता है। 17 नंबर है निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? तो इसका सही जवाब दीजिए। देखिए, इसका सही जवाब है क्या होगा? नयन और टिकन। इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य 11वीं शताब्दी में ननय ने प्रारंभ किया था, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन के द्वारा और फिर 14वीं शताब्दी में एरन के द्वारा पूरा किया गया। ये तीनों तेलुगु साहित्य के कवित्र के रूप में विख्यात हैं। 18 नंबर है वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को आश्रय प्राप्त था विजयनगर राजाओं के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा, वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सायण को विजयनगर राजाओं का आश्रय मिला हुआ था। संगम के 5 पुत्रों ने, जिनमें हरिहर और बुका सर्वाधिक प्रसिद्ध थे, तुंगभद्रा के उत्तरी तट पर स्थित अन्य गोंडी दुर्ग के सम्मुख उसके दक्षिण तट पर जो है विजयनगर शहर और राज की नींव डाली थी। अपने इस साहसिक कार्य में उन्हें तत्कालीन प्रसिद्ध ब्राह्मण साधु और विद्वान माधव विद्यारण्य तथा उनके भाई वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा मिली थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 19 है वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे? सही जवाब विजयनगर राजकाल। 20 नंबर है निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को जो है अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? निम्नलिखित में से किसके राज्यारोहण को जो है अब 500 वर्ष गुजर गए हैं? तो सही जवाब है कृष्णदेवराय का। कृष्णदेवराय का राज्यारोहण जो है 509 ईस्वी में हुआ था और उसने 1509 ईस्वी में कृष्णदेवराय का राज्यारोहण हुआ था, ध्यान रखिएगा, और उसने 1529 ईस्वी तक शासन किया। वह विजयनगर साम्राज्य का महानतम राजा और भारत के महान शासकों में से एक था। हरिहर प्रथम और बुका विजयनगर साम्राज्यों के संस्थापक थे। पूर्वी चालुक्य वंशीय राजेंद्र द्वितीय कुलोत्तुंग प्रथम के नाम से जो है चोल साम्राज्य का सम्राट बना। कुलोत्तुंग प्रथम चोल शासक राजेंद्र प्रथम का प्रपौत्र था। प्रश्नानुसार अगर बात करें 2008 में कृष्णदेवराय के राजारोहण के 500 वर्ष पूरे हुए थे। हरिहर प्रथम और कुलोत्तुंग प्रथम के राजारोहण को भी 500 वर्ष गुजर चुके हैं। ठीक है, और इस प्रश्न में त्रुटि है, अतः इसका सही विकल्प बी होगा, निकटतम उत्तर। 21 नंबर है 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? सही जवाब है तालीकोट का युद्ध। देखिए, 1565 ईस्वी में तालीकोट के प्रसिद्ध युद्ध में बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और बीदर की संयुक्त सेनाओं ने विजयनगर को पराजित किया। इस संयुक्त सेना में केवल बरार शामिल नहीं था। फरिश्ता के अनुसार अगर बात करें तो यह युद्ध तालीकोटा में जो है लड़ा गया था, किंतु युद्ध का वास्तविक क्षेत्र राक्षसी और तंगड़ी नामक 2 ग्रामों के बीच स्थित था। तालीकोटा के युद्ध में
या तालीकोटा के युद्ध के समय विजयनगर का शासक सदाशिव राय था, किंतु वास्तविक शक्ति उसके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय एक योग्य शासक था। उसने बहमनी राज्यों के मुस्लिम शासकों के मध्य फूट डालने का प्रयास किया, किंतु सफल नहीं हुआ। तालीकोटा के इसी युद्ध में हुसैन निजाम शाह ने अपने हाथ से राम राय का वध कर दिया। 22 नंबर है, सन 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? 1565 में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ था? तो तालीकोटा का युद्ध। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर है, तालीकोटा का युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तालीकोटा का युद्ध लड़ा गया था विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर तथा गोलकुंडा के संयुक्त सेनाओं के बीच। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 ईस्वी में। और जब राजा ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? जब राजा ओडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर साम्राज्य का शासक था वेंकट सेकंड। ध्यान रखिएगा। अराविडु वंश की स्थापना 1570 ईस्वी के लगभग तिरुमल ने सदाशिव को अपदस्थ कर पेनुकोंडा में की थी, और इसका उत्तराधिकारी रंग प्रथम हुआ। रंग प्रथम के बाद वेंकट द्वितीय शासक हुआ। अपने चंद्रगिरी को उसने क्या किया? उसने चंद्रगिरी को अपना जो है मुख्यालय बनाया। विजयनगर के महान शासकों की श्रृंखला में जो है यह अंतिम वंश था। वेंकट सेकंड है, वेंकट सेकंड राजा ओडियार का समकालीन था, जिन्होंने 1612 ईस्वी में मैसूर राज्य की स्थापना की थी। तो मैसूर राज्य की स्थापना कब की गई थी? तो 1612 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? बताइए। विजयनगर साम्राज्य की वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? तो आपको मालूम है, इसका सही जवाब है भू राजस्व, बी ऑप्शन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। देखिए, विजयनगर राज्य को विभिन्न स्रोतों से आय प्राप्त होती थी, यथा भू राजस्व, संपत्ति कर, व्यापारी कर, व्यवसायिक कर, उद्योगों पर लगाए जाने वाले कर, सामाजिक और सामुदायिक कर तथा अपराधों के लिए आरोपित अर्थदंड। राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत भूमि कर था, जिसे शिष्ट या राय रेखा कहा जाता था। भूमि का भली भांति सर्वेक्षण कर भू राजस्व वसूल किया जाता था। 27 नंबर है, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। 2 कथन दिया गया है। पहला है, भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी। दूसरा, कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। बताइए, इन दोनों में से कौन सत्य है? तो दोनों कथन जो है सत्य है, सी ऑप्शन। देखिए, विजयनगर के शासक कृष्णदेवराय की कराधान व्यवस्था में भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व निर्धारित होता था। सरकार की आय का मुख्य स्रोत भू राजस्व व्यवस्था थी। भूमि को अनेक श्रेणियों में विभाजित किया गया था। राजस्व एकत्र करने के लिए 58 नामक एक अलग विभाग था। भू राजस्व निर्धारण के लिए भूमि को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया था। सिंचित, शुष्क, याद रखिएगा, सिंचित, शुष्क, उद्यान और वन। सामान्यतः भू राजस्व की दर उपज के 1/3 अंश से 1/6 अंश तक थी। इसका निर्धारण भूमि की श्रेणी और फसल की उत्कृष्टता के आधार पर होता था। अपवाद स्वरूप ब्राह्मणों की भूमि से उपज का मात्र 1/20 अंश और मंदिरों की भूमि से मात्र 1/3 अंश भू राजस्व लिया जाता था। विवाह कर, बागवानी शुल्क, सीमा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन पर कारखानों के निजी स्वामियों को जो है एक औद्योगिक कर भी देना पड़ता था। 28 नंबर है, निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? तो सही जवाब है हम्पी, डी ऑप्शन। देखिए, हम्पी के खंडहर यानी वर्तमान उत्तरी कर्नाटक में अवस्थित है। विजयनगर साम्राज्य की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं। विजयनगर काल में बना विरूपाक्ष मंदिर यहीं पर अवस्थित है। हम्पी यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की सूची में भी सम्मिलित है। 29 नंबर है, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां मिलता है? विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां मिलता है? तो हम्पी में। और 30 नंबर है, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा? विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? सही जवाब है बुका प्रथम, बी ऑप्शन।
विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। अपने इस साहसी कार्य में हरिहर और बुक्का ने अपने गुरु वेदारण्य तथा वेदों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण से प्रेरणा ली थी। संगम वंशी शासक बुक्का प्रथम, इनका जो समय है 1356 से 77, इन्होंने 1374 ईस्वी में चीन के सम्राट के पास अपना दूत मंडल भेजा था। 31 नंबर है, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? बताइए, प्रमुख तेलुगु कवि श्रीनाथ किसके दरबार में थे? तो सही जवाब है देवराय के। प्रख्यात मध्यकालीन तेलुगु कवि श्रीनाथ विजयनगर साम्राज्य के शासक देवराय द्वितीय के दरबार में थे और वे कोंडावीडु के रेडी शासकों के संरक्षण में भी रहे थे और श्रृंगारनौषधम उनकी जो है प्रमुख कृति है। 32 नंबर है, किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? किसके राज्य में कल्याण मंडप की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है विजयनगर, डी ऑप्शन। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, मंदिर निर्माण की शैली में विजयनगर साम्राज्य का प्रमुख योगदान कल्याण मंडप का निर्माण है। धार्मिक उत्सवों के समय देवता या देवी की प्रतिमा कल्याण मंडप में जो है स्थापित कर दी जाती थी। इसमें दैवीय विवाहों का आयोजन किया जाता था। 33 नंबर है, प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहां अवस्थित हैं? प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहां अवस्थित है? तो सही जवाब है हम्पी में। विठल मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य के तुलु वंश के महाप्रतापी राजा कृष्णदेवराय ने करवाया था और इस मंदिर में स्थित 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं। इस मंदिर का निर्माण विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हम्पी में किया गया था। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में बातें करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। और जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। रोज क्विज कराए जाते हैं जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।